लेबनान के हालात अब एक नए मोड़ पर खड़े हैं। हिजबुल्लाह को निहत्था करने का आर्मी का प्लान आखिरकार कैबिनेट से पास हो गया है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि उस सफर की शुरुआत है जहां लेबनानी हुकूमत और हिजबुल्लाह आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। आर्मी कमांडर जनरल रोडोल्फ हाईकॉल ने इस प्लान की तफसीर कैबिनेट के सामने रखी और उसके बाद मंजूरी मिल गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह मानेगा, क्या वो अपने हथियार डाल देगा और आम लेबनानी की तरह जिंदगी गुजारना शुरू करेगा, या फिर एक सिविल वॉर की आग लेबनान को झोंक देगी। इस प्लान के पीछे अमेरिका की तजवीज़ का बड़ा हाथ है। अमेरिका के खास एलजी टॉम बैरिक के जरिए यह पेशकश की गई थी कि लेबनान में तमाम हथियारों पर सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार होगा, जैसे दुनिया के बाकी मुल्कों में होता है। सवाल यह है कि जब बाकियों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं है तो हिजबुल्लाह क्यों रखेगा। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि यह हथियार उसकी जंग का हिस्सा है और जब तक इजराइल उनकी ज़मीन पर मौजूद रहेगा उनके लिए हथियार डालना नामुमकिन है। पिछले साल की जंग अब भी लेबनान की नसों में जख्म की तरह ताज़ा है। 8 अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक इजराइल और लेबनान के बीच जो लड़ाई हुई है उसने मुल्क को हिला कर रख दिया है। इस जंग में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह समेत 4000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। तकरीबन 17000 जख्मी हुए। नवंबर में सीज फायर का ऐलान ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद इजरायली सेना के हमले रुक नहीं रहे हैं। साउथ लेबनान के 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां आज भी इजरायली फौजें जमकर बैठी हुई हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ रहे इन इलाकों में अब इजरायली झंडे लहरा रहे हैं। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसका कहना साफ है कि जब तक इजराइल हमारी ज़मीन से पीछे नहीं हटता तब तक हम हथियार नहीं डालेंगे। ये जिद लेबनान को एक नए संकट की तरफ धकेल रही है। आर्मी और कैबिनेट का फैसला साफ है, लेकिन अमल कब होगा और कैसे होगा इसकी कोई टाइमलाइन तय नहीं हुई है। ये अनिश्चितता आने वाले दिनों में लेबनान के हालात को और पेचीदा बना सकती है। अब जो तस्वीर उभर रही है उसमें दोनों रास्ते खतरनाक हैं। अगर हिजबुल्लाह हथियार डालता है तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी। अगर वो नहीं डालता तो सिविल वॉर का दरवाजा खुल सकता है। लेबनान का हर शख्स अब यही सोच रहा है कि आखिर कौन झुकेगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इजराइल के एटमी प्रोग्राम की तौसीयत पर वेस्ट की खामोशी को सख्त निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि बरसों से ईरान ये कहता आया है कि मगरिब का एटमी फैलाव पर शोर सिर्फ दिखावा है। असल मसला हथियारों की मौजूदगी नहीं है, बल्कि यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की किसको करने दी जाए और किसको रोक दिया जाए। अराक्ची ने साफ कहा कि अगर कोई मुल्क पुरअमन एटमी प्रोग्राम ही क्यों ना बना रहा हो, वेस्ट का मकसद उसे भी रोकना है ताकि वो हमेशा इनका मोहताज बना रहे। अराक्ची का बयान काफ़ी गहरा था। उन्होंने कहा कि साइंस में तरक्की की इजाज़त देने का ठेका वेस्ट ने खुद उठा लिया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मगरिब की यही पॉलिसी है कि हाथ बांध कर रखो, मोहताज रखो, खरीदार बनाए रखो ताकि ये मुल्क कभी अपनी इंडस्ट्री खरीद ना कर सके। यही वजह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी ये तय करते हैं कि कौन बना सकता है और कौन नहीं बना सकता। ईरान IAEA से जुड़ा हुआ है लेकिन इजराइल नहीं। कोई वहाँ जांच करने नहीं जाता। बरसों से ये कहा जा रहा है कि इजराइल के पास एटमी ज़ख़ीरा है मगर वेस्ट पूरी तरह से खामोश है। अराक्ची ने कहा कि इस खामोशी की वजह साफ है। वेस्ट जानता है कि उनके नस्ल परस्त हलीफ इस इलाके का अकेला एटमी आर्सेनल रखते हैं। वो इशारा इजराइल की तरफ था, लेकिन उनकी ये चुप्पी किसी भी नॉन प्रोलिफरेशन दावे के काबिल नहीं छोड़ती है। 3 दिन पहले आई रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों से भी ये साफ हो गया है कि डिमोना साइड पर नई और बड़ी इमारतें तेजी से बन रही हैं। या तो नया रिएक्टर या फिर एटमी हथियार एम्बुलेंसिंग का नया मरकज बना है। इसी खबर के तहत ईरान की तरफ से यह बयान आया है। इधर अमेरिका से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि गाजा में हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। उनका दावा है कि हाल ही में 30 होस्टेजेस की बॉडीज मिली हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे खबर मिली है कि शायद कुछ लोग हाल ही में मारे गए हैं। उम्मीद करता हूं ये गलत हो, लेकिन उनकी बातों से साफ था कि हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास ने 251 लोगों को होस्टेजेस बनाया था। आज की तारीख में इजरायली फौज का कहना है कि 25 होस्टेजेस की मौत हो चुकी है और उनकी लाशें वापस लेने की कोशिश की जा रही है। लगभग 47 लोग अब भी गाजा में कैदी बनाए हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 18 से 20 की जिंदगी का यकीन है, बाकी का कुछ पता नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का इस वक्त हमास से गहरी बातचीत कर रहा है। उनका सीधा संदेश था सबको छोड़ दो
अभी छोड़ दो तो तभी तुम्हारे लिए हालात बेहतर होंगे, वरना सूरत हाल और सख्त हो जाएगी। इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। ऊंची ऊंची इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें वो हमास के अड्डे बता रहा है। कल दोपहर ही शाम में इजरायली फौज के 12 से 14 मंजिला एक टावर को गिराया गया। उसके मलबे और धुएं की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ये सब उस तनाव का हिस्सा है जो अब न सिर्फ गाजा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक खतरनाक मोड़ की तरफ धकेल रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से एक बड़ा फैसला सामने आया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन पर 22 सितंबर को दोबारा हाई लेवल इंटरनेशनल समिट होने जा रहा है। जुम्मे को हुई वोटिंग में यह तय किया गया था कि गर्मियों में मिडिल ईस्ट की लड़ाई तेज हो जाने के बाद जो अमल रुक गया था अब उसे फिर से शुरू किया जाएगा। यह कदम सऊदी अरेबिया और फ्रांस की तरफ से पेश की गई है, मगर इजराइल और अमेरिका ने इस फैसले से खुद को अलग कर लिया है और उसे सियासी मकसद वाला और अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया है। यही है इजराइल का अमन पर रवैया। अरब लीग ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अमन और साथ साथ रहने का रास्ता भी खुल सकता है जब फिलिस्तीनियों को उनका अपना आजाद मुल्क मिले और इजराइल अपनी दुश्मनाना कार्रवाई बंद करे। मिस्र और सऊदी अरेबिया की पेशकश पर जो करारदाद पास हुई है उसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनी मसले का इंसाफी हल न निकला। यह करारदाद काहिरा में हुई अरब वज़ीर खारजा की मीटिंग का हिस्सा थी। यही इत्तेहाद विजन फॉर सिक्योरिटी एंड द कॉर्पोरेशन पर भी हामी भरी हुई है। यह मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब इजरायली फौज गाजा सिटी के चारों तरफ हमला और ज्यादा तेज कर रही है। कुछ दिन पहले इजराइल के इंतहा पसंद फाइनेंस मिनिस्टर बेस्लोल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को इजराइल में मिलाने का ऐलान किया था ताकि फिलिस्तीनी रियासत का ख्वाब हमेशा के लिए दफन किया जा सके। करारदाद की कॉपी जो मीडिया के पास पहुंची है उसमें अरब लीग ने साफ कहा है कि जब तक इजराइल अरब जमीन पर कब्जा रखेगा या नई जमीनें हड़पने की धमकी देता रहेगा तब तक मिडिल ईस्ट में पायदान अमन और कॉर्पोरेशन मुमकिन नहीं है। इधर गाजा के लिए मदद का सिलसिला भी जारी है। सऊदी अरेबिया की तरफ से राहत का सामान लेकर एक और कार्गो जहाज मिस्र के अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। ये विमान पिछले कुछ दिनों में गाजा के लिए सऊदी अरेबिया का 61वां जहाज है। इसमें खाने पीने का सामान और जरूरी राहत सामग्री थी, वो गाजा के लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ये राहत सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री और मिस्र में सऊदी सफारत खाने के तालमेल से पहुंचाई जाएगी। गाजा की भूखमरी और मुश्किल हालात को कम करने की कोशिश का ये अहम हिस्सा है। इसी के साथ समंदर से भी गाजा के लिए मदद रवाना हो चुकी है। जहाजों और कश्तियों का एक बड़ा काफिला ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला अब गाजा की तरफ बढ़ रहा है। इजरायली धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ये फ्लोटिला स्पेन के मोनोर्का से रवाना होकर ट्यूनीशिया की तरफ बढ़ रहा है। इसका मकसद है गाजा की नाकेबंदी को तोड़कर इंसानी मदद पहुंचाना, पूरी दुनिया की तवज्जो फिलिस्तीनी आवाम की हालत की तरफ दिलाना। कोलेशन ने ऐलान किया है कि ज्यादातर जहाज अब ट्यूनीशिया की तरफ बढ़ चुके हैं, जबकि 2 जहाज जो हाल ही में तूफान की वजह से बार्सिलोना में नुकसान का शिकार हुए थे उनकी मरम्मत का काम जारी है और जल्द ही उन्हें भी काफिले में शामिल कर लिया जाएगा। सफर के अगले मरहले से पहले सिक्योरिटी चेक और ऑपरेशन प्रोटोकॉल पूरे किए जा रहे हैं। 7 सितंबर को सिसिली के कतानिया और ट्यूनीशिया के दर्जनों जहाज निकलेंगे और बार्सिलोना वाले जहाजों के साथ मिलकर एक मजबूत एक्शन पेश करेंगे। कल हमने आपको इस फ्लोटिला पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें छोटे छोटे जहाज और कश्तियां इतनी तादाद में थी कि देखकर लगता था मानो समंदर ही इंसानी मदद का काफिला बन गया हो। और जब ट्यूनिस और कतानिया से भी जहाज जुड़ेंगे तो ये काफिला और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा। इस फ्लोटिला को दुनिया भर से जबरदस्त हिमायत मिल रही है। इधर अरब वर्ल्ड में 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर बड़ी गहमा गर्मी है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के बीच जुमे को अहम टेलीफोनिक बातचीत हुई है जिसमें दोनों नेताओं ने न सिर्फ अपने करीबी रिश्तों पर बात की है बल्कि फिलिस्तीन के 2 नेशन सॉल्यूशन पर भी तफसील से चर्चा की है। अरब दुनिया में इस वक्त सऊदी अरेबिया इस मसले को उठाकर दबाव बना चुका है, लिहाजा यूएई और ओमान भी उसी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में एक संयुक्त और सख्त आवाज उठाने की तैयारी की जा रही है, इसलिए लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि किसने किससे बात की है और किस मसले पर बातचीत हुई है। कल हमने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है और अब यह हकीकत बन चुका है। इसी बीच अमेरिका से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया गया है। उनका कहना है कि यही असल नाम है क्योंकि अमेरिका हमेशा जंग की तैयारी और जंग के मूड में रहता है, यानी
दुनिया के सबसे बड़े सैन्य ताकतवर मुल्क ने अब खुलेआम अपने दफ्तर का नाम ही युद्ध विभाग रख दिया है।